Hey guys and welcome to Filler Form. We are live now at my name is Jitendra Goswami. तो सभी का स्वागत है फिल्लर फॉर्म की इस लवली क्लास में। तो एक बार सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है, आपको आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो एक बार प्लीज सभी लोग कंफर्म कर दीजिए। एक बार सभी लोग प्लीज कंफर्म कर दीजिए। यस, तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनके जो लिंक है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको यहाँ पर जो भी अपडेट होता है एग्जाम को लेकर या क्लास को लेकर, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। वहीं दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो क्लास है दोस्तों, ये हमारी हायर एजुकेशन क्लास है, जो आपके एमपी सेट, राजस्थान सेट या कोई भी और सेट एग्जाम होता है उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों अगर आप फरवरी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या जून एग्जाम के लिए, दिसंबर एग्जाम के लिए, उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आप सभी के लिए हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों जो क्लास का टाइमिंग होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी 9 बजे चलती है निधु मैम की क्लास, 10 बजे चलती है उषा मैम की क्लास, वहीं 11 बजे चलती है चंद्रशेखर सर की क्लास, वहीं 9 बजे चलती है मेरी क्लास। अब ये चारों ही क्लासेस आपस में कनेक्ट होके फर्स्ट पेपर को बनाती है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पेपर गाइस, वो चारों को मिलकर ही फर्स्ट पेपर आपका बनता है। वहीं अगर मैं बात करूं जो आपकी क्यूजे है दोस्तों, वो रोजाना 12 बजे होती है फिल्लर फॉर्म की वेबसाइट पे, बट 6 तारीख से परफेक्ट वे में स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं सुल्तान जो कोर्स है भैया, जिसको हम लोग क्रेश कोर्स बोलते हैं। सुल्तान जो मैंने नाम दिया है वो 6 तारीख से, 6 फरवरी से स्टार्ट होगा, बट जिसकी प्री बुकिंग है, अगर आपको कोर्स लेना है तो आप 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में ले सकते हो। ये ऑफर जो हैगा ये 5 तक ही वैलिड है दोस्तों। ठीक है, जो ऑफर की कॉस्ट कितनी है 249, तो आप लोग ले सकते हो। चलिए, तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था हायर एजुकेशन, यूनिट नंबर 10 हमारी चल रही थी। ठीक है, जिसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं साथ में दोस्तों आप लोग ओल्ड क्लासेस में जाके भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार सभी लोग क्लास शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वी वॉन्ट JRF। गाइज एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वी वॉन्ट JRF। एंड गुड इवनिंग सभी को। तो भाई लोगों एग्जाम आ गए यार, अब तो बिल्कुल मतलब देखो एग्जाम के समय में ना मतलब टेंशन नहीं लेनी है। ज्यादा टेंशन लोगे तो ज्यादा खाना खाओगे, और ज्यादा खाना खाओगे तो आटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है किसी को भी। एक नंबर पेपर जाएगा, मस्त होके पेपर जाएगा, टेंशन नहीं लेना है किसी को भी। कूल डाउन और अपने फोकस की तरफ ध्यान दो। ठीक है, टेंशन में क्या है, अगर टेंशन लोगे तो ऐसे भी कोई पढ़ाई नहीं होगी, तो क्या मतलब है। टेंशन नहीं लेने का है। वो कहते हैं ना काहे को टेंशन लेने का, सही बोलता भाई, सही बोलता। ठीक है, शुरू करें। चलो, तो दोस्तों आज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। चलिए, तो दोस्तों हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है ना हमारा इंडिया को काफी पुराना है। मैंने आपको बोला हुआ है ना, हमारा जो सिस्टम है ना ये क्या है, बहुत पुराना है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत आज हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में शिक्षा प्रणाली। तो एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करो भैया, लेट नहीं होना, नहीं तो क्लास आपकी मिस हो जाएगी। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग।
चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राचीन काल से। हम लोग सबसे पहले बात क्या करेंगे, प्राचीन काल। हमारा प्राचीन काल कैसे था, एंशिएंट पीरियड। प्राचीन काल में दोस्तों हमारी एजुकेशन क्या थी, कैसी थी, उस बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो नॉलेज है, एजुकेशन क्या है यार, एजुकेशन एक नॉलेज होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है और कुछ ही नहीं होती आपकी। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हमने एजुकेशन ले ली, भाई एजुकेशन होती है जहां पर आपको एक समझ हो हर एक चीज की, क्या सही है क्या गलत है, कैसे क्या होगा, ये सब कुछ समझना ही एजुकेशन होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इस काल, ये काफी काल पुराना है, ये गुरुकुल से चलता हुआ काल आ रहा है। दोस्तों ये कब से आ रहा है, गुरुकुल से। अगर हम लोग प्राचीन काल की बात करें तो कब से चलता आ रहा है, गुरुकुल से, जहां पर महाभारत आप लोगों ने देखी होगी, रामायण आप लोगों ने देखी होगी। तो ये काफी पुराना काल है जहां पर गुरु की वैल्यू का ही दोस्तों एक अलग रोल था। मतलब जहां पर अगर गुरु ने कुछ बोल दिया ना, नहीं तो नहीं, मतलब भाई पूरा राज्य, पूरा मतलब उनका साम्राज्य वहां पर स्टॉप हो जाता। गुरु ने बोला कि नहीं, इससे कुछ भी नहीं, इससे हमको संबंध नहीं बनाना, ये गलत है सही है। गुरु ने बोला ये गलत है तो गलत ही है, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। अब इसके अंदर दो मिथ हमारे सामने आती कि क्या गुरु जो गुरुदेव थे उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा थी, या आजकल के जो गुरुदेव उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है। दोनों फैक्ट पे हमें बात करनी पड़ेगी। पहले अगर मैं फैक्ट पे बात करूं तो दोस्तों ये देखो, जो नॉलेज है ना, वो किसी के पास भी संपूर्ण नॉलेज नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, कुछ भी देखा होगा, तो उसमें ये बोला गया है कि हमारे पास संपूर्ण नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा डीपली टॉपिक हो जाएगा, इसको भी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो, एजुकेशन जो हमारा काल था ये 3rd सेंचुरी से, ये 3री शताब्दी से हमारे पास है। हमारा जो प्राचीन काल है, जो हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम है, वो कब से है, 3rd सेंचुरी से, अराउंड 3rd सेंचुरी, मतलब 3rd सेंचुरी के आसपास। यहां पर दोस्तों बोथ एजुकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल थी। अब मुझे कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में कि फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। एक बार मुझे बताओ, ये वर्ड आप लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। यहां पर एक लाइन यूज की है ना कि बोथ एजुकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये क्या होता है। आंसर दीदी, आंसर दीजिए गाइस। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। अरे मेरे भाई कमेंट में आंसर दो ना गाइस, क्या सीन है यार, आंसर कमेंट ही नहीं आ रहे। फॉर्मल उसको देखो दोस्तों, यार हैरानी वाली बात ये कि ये वर्ड आप लोगों ने कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है। और मैं देख रहा हूं किसी का आंसर ही नहीं आ रहे भाई, क्या है ये, इतना ढीले हो गया आप लोग। जीआरएफ लाना है तो इससे काम नहीं चलेगा। ये कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल भाई देखो, फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियली, कुछ चीजें जो फैक्ट पे काम करती है, जहां पर हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इनफॉर्मल जहां पर अनऑफिशियली चीजें होती है। जैसे आप इनफॉर्मल क्या हो गया, आपका घर हो गया, ठीक है, अपने फ्रेंड हो गए, फैमिली हो गया। और फॉर्मल में क्या आता है, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए। पढ़ाई पे ध्यान दो, पता नहीं लोग मतलब लाइव क्लास आके क्या करते तुम लोग, यहां पर पूछा जा रहा है उसका आंसर तो तुम लोग दे नहीं रहे। मेरा कुछ भी नहीं जाएगा भाई, जरफ से रह जाओगे। अगर आपको ये चीजों के इन दोनों वर्ड के बारे में भी नहीं पता ना भाई, तो भूल जाओ फिर तो। दिस वेरी बेसिक वर्ड इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज। फॉर्मल इनफॉर्मल बोलते हैं ना कि कल सबको इनफॉर्मल ड्रेस पहन के आना है, कल सबको फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है, ये वो वर्ड है यार। तो जहां पर दोस्तों गुरुकुल की हम लोग बात करें या प्राचीन काल की बात करें, तो वहां पर फॉर्मल और इनफॉर्मल में एजुकेशन दी जाती थी। मतलब आपको अनऑफिशियली और ऑफिशियल भी एजुकेशन देना था, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग टू इवनिंग वहां पर ही रहोगे भाई गुरुकुल में, तो आपको हर प्रकार से एजुकेशन दी जाने लगी। ठीक है, यस।
अब दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट था, जहां कहां से सीखना, घर हो गया, टेंपल हो गया, पाठशाला हो गया, गुरुकुल हो गया, मतलब हर जगह से आपको एजुकेशन मिलती थी उस टाइम पे। हम लोग कब की बात कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग कब की बात कर रहे हैं? 3rd सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग कब की बात कर रहे हैं? 3rd सेंचुरी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते कि भैया उनका एग्जाम लेने का तरीका कैसा था। तो दोस्तों वो जो एग्जाम लेने का तरीका था वो था ओरल बेस पे। ठीक है, वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो भैया उनका जो तरीका था वो ओरल बेस पे था, मतलब आपको जो एग्जाम होगा ओरल बेस पे होगा, और यहां पर आपको कोई भी अवार्ड, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। ठीक है, आजकल क्या होता है कि आपने कोई भी एग्जाम लिया या आपने कोई भी कोर्स किया तो आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। बट उस समय पे आपको कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाता था। ठीक है, और यहां पर क्या था दोस्तों, यहां पर आपको एक अलग से उपाधि मिलती थी। मतलब यह था कि अगर आपकी एजुकेशन होगी ना, फिर आप फ्री हो, देन यू गो फॉर लाइफ, आप अपने जीवन में जा सकते हो। यहां तो आज क्या है भाई, एमबी हो गया, चलो यार पीएचडी भी कर लेते हैं, अरे यार पीएचडी किया था, चलो यार बीबी भी कर लेते हैं। वी विल राउंड और राउंड और राउंड, हम लोग आज भी एक फिक्स पे नहीं है। ठीक है, आज हम लोग एजुकेशन लेते जाते हैं और हमारा जो ग्राफ है उसको हम लोग इंक्रीज करते 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 पता नहीं कहां तक जा रहे हैं, बट वहां पर ऐसा नहीं था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया गाइस? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, यहां तक समझ में आ गया सभी को? प्लीज आंसर करें। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब 4 वेदों की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उस समय पे प्राचीन काल में 4 वेदों के बारे में, तो कौन मुझे बताएगा 4 वेदों के नाम? 4 वेदों के नाम जल्दी से प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, 4 वेद कौन कौन से थे? चार वेद। अब देखो, अगर हम चारों वेदों की बात करें तो दोस्तों पहला था अर्थवेद, सामवेद, युग्वेद और ऋग्वेद। तो कितने वेद है भैया? 4 वेद है हमारे पूरे, हमारे हिंदू समाज में 4 वेदों को माना जाता है। अब माना यह भी जाता है, कहा यह भी जाता है कि पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया की, पूरी हमारी लाइफ की जो भी समरी है ना इन 4 वेदों में, हमारा दुख होना, हमारा क्रोध होना, सही गलत, पुण्य लाभ, सब इन चारों वेदों में। ठीक है, समझ में आ गया भाई? ये 4 वेद माना जाता है, अगर किसी के पास इन चारों वेदों का ज्ञान है तो वो ज्ञानी कहलाता है। ठीक है, ज्ञानी कौन होता है आपको पता है? ज्ञानी वो होता है जिन्होंने अपने इंद्रियों पे, अपने पूरे शरीर पे काबू पा लिया हो, उनको ज्ञानी बोला जाता था पहले, पर आजकल ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऋग्वेद की। दोस्तों माना यह जाता है कि इसके अंदर 1028 श्लोक है। कितने इसमें श्लोक है दोस्तों? भजन कितने हैं? 1028 भजन इसमें माना जाता है, और ये 10,600 साल पुराना है। कितना साल पुराना है? 10,600 साल ये पुराना माना जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सामवेद की, सामवेद की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सामवेद में मंत्रों का ज्ञान है। अगर आपको मंत्रों का ज्ञान लेना है तो आपको सामवेद पढ़ना होगा, जिसके अंदर वैदिक काल के बारे में बताया गया है, और इसके अंदर 1500 से अधिक श्लोक बताए गए। ठीक है, इसमें कितने श्लोक है? 1500। तो जैसे हमारा सिलेबस होता है ना, हम लोग जैसे सिलेबस पढ़ते हैं, ऐसे ही दोस्तों ये क्या है? सिलेबस था भाई। अगर आपको ये चार मान लो बुक है, ये 4 वेद एक चारों बुक है, अगर आप लोगों ने इनको पढ़ लिया ना तो भैया आपकी सारी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, आपका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने चारों वेदों का ज्ञान ले लिया तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, उस समय का ये मानना था। पर आज के लिए 4 किताब पढ़ो या 8 किताब पढ़ो फिर भी नहीं होता, क्योंकि हमारा फोकस क्लियर नहीं होता। देखो लाइफ में ना कुछ भी पाना हो ना दोस्तों, तो हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए। आपको पता होगा कि अर्जुन ने तीर मारी थी, पुराना डायलॉग है। आपका
फोकस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे? हमारे इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? सबसे अमीर, आंसर दो, मैं भी देखता हूं किसका आंसर सही आता है। इंडिया का सबसे अमीर आदमी, आंसर दीजिए। ए पे नाम आएगा, चलो मैंने हिंट दे दी, ए पे नाम आएगा। आंसर दो। वेरी गुड, अंबानी नहीं है भैया, अडानी है। अब अडानी अगर हम लोग बात करें 2019 की हम लोग बात करते हैं, अडानी की रैंकिंग टॉप 10 में भी नहीं थी। उस टाइम अंबानी का बोल वाला था। बट अगर आज आप 2023 की बात करोगे तो भैया अडानी की जो है इनकम है ना, उससे करीब 1 गुना या 2 गुना अंबानी की इनकम का अडानी है। तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि अडानी इतना जल्दी टॉप पे आएगा? बट अडानी का अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो उसका फोकस क्लियर था कि हाँ भाई मुझे करना है। तो सारा खेल फोकस का है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं युग वेद की। तो दोस्तों इसके अंदर माना जाता है कि आपका जो मेन जो फैमिली इनको संभालना तो आपको युग वेद पढ़ना पड़ता है। अर्थ वेद की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें 760 भजन है, वहीं 160 नॉर्मल भजन है इसके अंदर। तो मतलब कितने हो गए ये? एक करीब दोस्तों 900 भजन इसके अंदर माने जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचर के बारे में। उस समय की अभी हम लोग बात करें, अभी हम लोग पुराने काल में चल रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया भाई एग्जाम क्या था, सिलेबस क्या था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उस काल में टीचर्स कितने प्रकार के होते थे। उस काल में टीचर्स कितने प्रकार के होते थे। देखो आचार्य, ये जो नाम है ना आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आचार्य, केसरी आचार्य जी ने बोला या अभी भी आचार्य यूज करते हैं। तो आचार्य दोस्तों, आचार्य में खासियत थी कि वो बिना फीस के बच्चों को ज्ञान देना स्टार्ट कर देते। मतलब बच्चों से कोई भी शुल्क लिए बिना वेदों का ज्ञान देना, वो होता है आचार्य। कि मतलब आप किसी से कुछ भी शुल्क, कुछ भी फीस नहीं लोगे और वेदों का जो ज्ञान देते हैं वो होता है आचार्य। अगर आप देखो, अगर हम लोग फीस को भी इंक्लूड अगर हटा देना तो वेदों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आज आप किसी को आचार्य बोलते हैं तो भैया आचार्य का मतलब उसको वेदों का ज्ञान होना जरूरी है, वही आचार्य होगा। समझ में आ गया? जिसको वेदों का ज्ञान है वही क्या होगा? वही आचार्य होगा। अब हम लोग बात करते हैं उपाध्याय। उपाध्याय का नाम आपने लोगों ने सुना होगा दोस्तों। वो अपने जीवन काल के लिए, भाई अगर देखो सबको जीवन काल जीना है तो जीवन काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मनी। तो जीवन काल को जीने के लिए वो टीचर्स के लिए दोस्तों क्या करते, कुछ इनकम लिया करते थे यार कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा तो फ्री, पर कुछ सैलरी दे दो क्योंकि मुझे जीवन काल जीना है। अभी जैसे मैं हूं, ठीक है, तो दोस्तों मैंने भी फीस क्यों रखी? क्योंकि हमें जीवन काल जीना है। भाई अगर आज नीदू मैं उषा है, टीचर है, मतलब हमारा जितना स्टाफ है उनको इनकम चाहिए, पैसा चाहिए। अब यूट्यूब से मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखोगे यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता है। तो अगर यूट्यूब से पैसा नहीं आता तो फिर मैं क्या करूं? इनको टीचर्स को, क्योंकि अगर आपको भी अच्छी क्वालिटी, अगर आपको भी अच्छी चीजें चाहिए, ज्यादा टीचर चाहिए, तो आपको भी पैसा तो देखो जरूरी है। अभी हम लोग सेकंड पेपर का देख रहे हैं। अब सेकंड पेपर में भी देखो, अगर हम लोग सेकंड पेपर पेड नहीं करेंगे तो जो टीचर्स आएंगे उनको हम लोग क्या देंगे? तो जीवन काल को जीने के लिए भैया पैसों की जरूरत होती है। इसलिए जो मेरी कोर्स की रेट है वो काफी मिनिमम में रखता हूं कि हाँ भाई हमारा काम हो जाए, काम खत्म, ठीक है। इसमें आता है दोस्तों चक्सो। इसमें क्या होता है कि इनका जो होता है वो हायर एजुकेशन पे ज्यादा था। इनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो हायर एजुकेशन पे ज्यादा था, ठीक है। और गुरु जो हम लोग आज यूज करते हैं, गुरु दोस्तों क्या है? शिक्षा देना और जीवन को कैसे मेंटेन करना है, फैमिली को कैसे मेंटेन करना, वो होता है गुरु, ठीक है। जीवन को कैसे जिया जाता है, एजुकेशन के साथ फैमिली को मेंटेन करना, जीवन को कैसे जीना, ये सब गुरु ही सिखाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो चारों ही चीजें समझ में आ गई आपको? चारों समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा मिड एजुकेशन का जो मिड काल है, जो बीच का काल है, वो कैसा आया? हम लोगों ने प्राचीन काल भी पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं जो बीच का काल हमारा कैसा है, जहां पर अंग्रेजों ने भारत पे
कब्जा किया। क्या वो मध्यकाल था? नहीं, वो मध्यकाल नहीं था। अगर आपको ये लगता है कि भैया 1900, 1800, 1700 ये मध्यकाल नहीं था, ये मध्यकाल में नहीं आता, इस चीज का आपको याद रखना है दोस्तों। मध्यकाल में क्या आता है कि हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकाल की, जब अर्बन और एशिया, जब अर्बन और सेंट्रल जो एशिया में दोस्तों मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा थी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो अर्बन एरिया है दोस्तों, और जो हमारा एशिया है, पूरा पूरा एशिया में कौन का राज था? मुस्लिम एजुकेशन का। किसका था? मुस्लिम एजुकेशन का। ये बात हम लोग कर रहे हैं कब की? मध्यकाल की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? एडी 1001, एडी 1001 में क्या होता है कि मोहम्मद जो थे दोस्तों वो आते हैं, और वो हिंदू और बौद्ध जो धर्म था हमारा, आपको पता होगा जो पुराना धर्म कौन सा है? हिंदू और बौद्ध धर्म को ये नष्ट कर देते हैं। अंग्रेज नहीं आते दोस्तों, मुस्लिम लोग आते हैं और ये क्या करते हैं? हिंदू धर्म को और बौद्ध धर्म को उनको ये नष्ट करते। कौन करता है? मोहम्मद गजनी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? यस। अब ये बात हम लोग कब की कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। एडी 1001 की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? इसमें फिजिक्स आती है, हिस्ट्री, ग्रामर, ये सब चीजें यहां पर एजुकेशन में आती है। अब आगे हम लोग बात करें हमारे अभी आधुनिक काल के बारे में, जहां पर आज हम लोग स्मार्टफोन, लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, हर चीज के बारे में देखते हैं। तो जब हमारा आधुनिक काल आया, तो भैया आधुनिक काल के बारे में आपको बताना चाहूंगा 1600 एडी में, 1600 एडी से हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो गया था, जिसमें हायर एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। और इस टाइम पे अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज लोग हैं वो हमारे इंडिया में आ चुके थे। समझ रहे हो? मतलब 1600 एडी में अंग्रेज लोग हमारे इंडिया में आ चुके थे। 1600 एडी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। और इन्होंने हायर एजुकेशन पे कमांड देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? 1800 एडी की अगर मैं बात करूं, तो 1800 एडी में इन्होंने दोस्तों हायर एजुकेशन का एक सिस्टम बनाया जाता है हमारे इंडिया के अंदर। सक्सेसफुली 1800 में इंडिया में एक एजुकेशन सिस्टम बन जाता है, और वही हमारे पास फिर 1900 आता है, फिर 2000 आता है, फिर 2001 हमारा आ जाता है, ठीक है। यस। और आप लोग देख सकते हो कि 1900 की बात है जहां पर ऐसी एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को, मतलब आराम से बैठो भैया समझो, उस अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती थी। समझ में आ गया गाइस? चलिए अब बात करते हैं शिक्षा का विकास। तो दोस्तों थोड़ा हम लोग पुरानी कालों में चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा तो पीछे नहीं जाएंगे हम लोग। यस। चार्टर जो 8 था दोस्तों, चार्टर अधिनियम, ये कब आया? 1813 में आया था ये। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। चार्टर जो दोस्तों अधिनियम है जो 8 है, ये 1813 में आता है, और ये 3 बार आता है। ये कब कब आता है? 1813, 1833 और 1853। 1813, 1833 और 1853, ये 3 बार आता है। कितनी बार आता है? ये 3 बार आता है। अब इसको याद करने का मैं तरीका आपको समझाता हूं। लास्ट में तीनों में 3 आ रहा है, और ये क्या है? 1 3 5। ये क्या है? 1 3 5 क्या होता है पता है आपको? ये दोस्तों ओड वैल्यू है। 1 3 5 तो आराम से याद आपको हो जाएंगे। कैसे होंगे? 13, 33 और 53, और यहां पर आप 1800 यहां पर लगा सकते हो। तो तीनों याद आप लोग कर सकते हो। और ये फर्स्ट स्टेप था एजुकेशन को लेके। ये क्या था? फर्स्ट स्टेप था एजुकेशन को लेके। 1817 में कलकत्ता कॉलेज भाई सेटअप किया जाता राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1817 में कलकत्ता में कॉलेज सेटअप किया जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा, चार्टर अधिनियम में 1813 के अंदर। समझ में आ गया?
चार्टर अधिनियम समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बात करें एलिफेंटेन जो रिपोर्ट है दोस्तों 1823 के अंदर, एलिफेंटेन जो रिपोर्ट है 1823 के अंदर, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हायर एजुकेशन बनाया जाता है कहां पर, बंबई के अंदर। इसमें एक 1834 के अंदर बंबई के अंदर एक सेटअप किया जाता है हायर एजुकेशन का। वहीं दोस्तों यहां पर एक एग्जाम ऑफिस, स्कूल, इनके लिए भी एडवाइस दी जाती है। इनको बोला जाता है कि हाँ भाई आप लोग स्कूल खोलो जहां पर हम लोग एजुकेशन देंगे बच्चों को, और एक मतलब पूरा एजुकेशन का एक एरिया बनाना, एक एजुकेशन का पूरा माहौल बनाना। समझ में आ गया। समझ में आ गया गाइस। चलिए इसके बाद दोस्तों आपका आता है लॉर्ड मार्केल। क्या आता है, लॉर्ड मार्केल। कब आता है, 1835 में। जो लॉर्ड मार्केल आता है दोस्तों वो कब आता है, 1835 में। और ये दोबारा एजुकेशन सेटअप करते हैं बंबई के अंदर 1835 के अंदर, जहां पर इंडिया की हायर एजुकेशन की एक शुरुआत थी। यहां पर भाई इंडिया हायर एजुकेशन की शुरुआत करता है 1835 के अंदर, और यहां पर भी सेम वही चीज बोली जाती है। तो अब यहां पर इंडिया भी एजुकेशन में एंट्री मार चुका है। वो कहते हैं ना कि एंट्री कब मारी, तो 1835 में इंडिया ने भी एजुकेशन में एंट्री मार ली थी। ठीक है। इसके बाद आता है भैया वुड। ठीक है, जो वुड आता है दोस्तों 1854 के अंदर आता है। ये भारत आजाद होने से पहले की बात है। इस चीज पे गौर करना, ये जो बातें हैं ये भारत आजाद होने के पहले की बात है, 1854 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और ये एक पहला स्टेप था एजुकेशन को लेके। ठीक है, ये आप लोग मान के चल सकते हो कि पहला स्टेप था। इसके बाद दोस्तों 1857 के अंदर कलकत्ता, बंबई और मद्रास यूनिवर्सिटी का सेटअप किया जाता है। 1857 के अंदर कलकत्ता, बंबई और मद्रास यूनिवर्सिटी का सेटअप किया जाता है। वहीं एग्रीकल्चर, जिसको आज हम आईआईटी बोलते हैं, एग्रीकल्चर का भी दोस्तों यहां पर शुरुआत की जाती है। कहां पर, रूड़की के अंदर, जो बिहार के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर दोस्तों 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है। किसके अंदर होती है, वुड के अंदर। ठीक है, किसके अंदर हो रही है भाई, ये सब वुड के अंदर सेटअप हो रही है। समझ में आ गया। प्लीज गाइस एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद आता है भैया हंटर कमीशन, जो काफी नाम सुना होगा आप लोगों ने। हंटर कमीशन कब आता है, 1882 से लेकर 1883 तक। आपका जो हंटर कमीशन कब आता है भैया, 1882 से लेकर 1883 तक आता है, जहां पर प्राइमरी स्कूल के लिए यहां पर एक जिम्मेदारी दी जाती है। दोस्तों यहां पर इनका काम था कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो लोकल एजुकेशन होती है, जो बोर्ड होते हैं ना, उन पे आपको जिम्मेदारी देनी है, उन पे ध्यान रखना है कि वो लोग कैसा काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों इनका मानना था कि जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा था, तो जो निजी शिक्षा थी उनका मानना था ये सब कुछ। ठीक है, तो आपने क्या किया, हंटर जो कमीशन आया भाई वो कब आया, 1882 के अंदर। और इसका मेन काम क्या था कि जो प्राइमरी हमारी जो एजुकेशन होती है ना उस पर काम करना, और जो लोकल हमारे एजुकेशन बोर्ड होते हैं उन पे ध्यान देना। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 1882 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये जो हंटर जो कमीशन था भैया, ये द कमीशन फॉर फीमेल एजुकेशन, इसका जो मेन मोटिव था दोस्तों वो किसके लिए था, फीमेल एजुकेशन के लिए इसका मेन मोटिव था। और पंजाब और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी यहां पर शुरुआत होती है 1857 के अंदर, सॉरी 1887 के अंदर। ठीक है, सॉरी, समझ में आ गया। तो ये महिला के लिए एक अलग से आयोग था दोस्तों, क्योंकि इनका मानना था कि फीमेल को एजुकेशन दी जानी चाहिए। अब देखो दोस्तों एक और यहां पर आता है यूनिवर्सिटी कमीशन। इसका याद रखना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी जो कमीशन आता है दोस्तों, ये आता है 1902 के अंदर, 27 जनवरी 1902 के अंदर यह आपका
यूनिवर्सिटी कमीशन आता है, ठीक है। और दोस्तों ये इंडिया के लिए एक नई शुरुआत थी जिनका काम था कि हमारे एजुकेशन को इंप्रूवमेंट करना। और दोस्तों ये जो एक्ट है ना, ये कानून है, ये 1904 के अंदर पास किया गया था। ये जो हमारा यूनिवर्सिटी जो कमीशन है दोस्तों, ये क्या है, एक नियम है, एक्ट होता है, 1904 के अंदर पास किया गया था, बट इसकी शुरुआत 1902 के अंदर ही हो चुकी थी। समझ में आ गया? कोई भी जब लागू होता है वो पहले हो जाता है, बट उसको अप्रूवल होने में टाइम लगता है। तो ये अप्रूवल कब हुआ? 1904 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर हम कब की बात कर रहे हैं? 1904 की यहां पर बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन 1906 के अंदर। क्या आता है? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन 1906 के अंदर, जहां पर दोस्तों प्रमोट करना था साइंस टेक्नोलॉजी को। जहां पर इनका प्रमोट करने का मेन क्या था कि साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करना। और दोस्तों इनका मानना था कि हमारा जितना टेक्नोलॉजी प्रमोट होगी उतना हमारा फायदा होगा। तो ये कब आया? 1906 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। मैं यहां पर बात कब की कर रहा हूं? 1906 की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर सुल्तान कोर्स क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सुल्तान कोर्स आपका एक क्रैश कोर्स होगा जहां पर आपको एक फास्ट वर्किंग, एक रामबाण, एक मान के चलो कि हाँ भाई एक अवतार मिलेगा आपको फर्स्ट पेपर का, जहां पर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने में मदद मिलेगी। ये 6 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसकी जो प्राइजिंग रखी गई दोस्तों, बिल्कुल मिनिमम 249 रखा गया है, जिसकी प्री बुकिंग कल से स्टार्ट होगी। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आप इसको परचेस कर सकते हो। इस समय के बीच में आपको इसको परचेस करना होगा। परचेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट या हमारे नंबर पे जा सकते हैं। और एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए कि दोस्तों फिलर फॉर्म का ऐप जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको काफी ढेर सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट डिवीजन आता है एजुकेशन पॉलिसी में 1913 के अंदर, जहां पर दोस्तों यूनिवर्सिटी पे काम किया जाता है, ठीक है। और यहां पर पटना, लखनऊ यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है, बनारस यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है। तो ये जो बैकएंड हमारा एरिया था दोस्तों, जो हमारा पुराना जो एरिया था, जो गांव के एरिया, यहां पर भी सुधार किया जाता है। तो अब यहां पर इंडिया अलर्ट हो गया था, इंडिया को लगने लग गया था कि भाई एजुकेशन अंग्रेजों ने तो ले ली है, अब हम लोगों को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो यार बुक में देखो एक चीज ध्यान रखना, देखो बुक्स हो या गूगल हो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो बुक भी कौन लिखता है? एक राइटर लिखता है। वेबसाइट पे भी कौन अपलोड करता है? एक इंसान ही करता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी हर जगह अलग अलग, ठीक है। टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, टाइमिंग आपको जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। तो 4-5 दिन है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों सल्डर कमीशन। अब दोस्तों ये जो सल्डर कमीशन है ना, इसके 2 नाम है। इसका एक नाम क्या है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। भाई ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया बताओ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने क्या पढ़ा है? बच्चों ने ये पढ़ा है कि जो सल्डर कमीशन है ना, वो तो 1917 में आया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों एक ही है। जैसे हम लोगों ने कल बात करी थी ना कि घर पे एक सबका नाम होता है टोनू मोनू, तो इनके भैया के भी 2 नाम है, और ये दोनों कब आए थे? 1917 के अंदर। सल्डर जो कमीशन है वो 1917 में आया था, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मोर और लेस देन यूनिवर्सिटी पे काम किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों इंप्रूवमेंट किया गया था एजुकेशन को लेकर। जो यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा सेकेंडरी सिस्टम है ना, उसको यहाँ पर दोस्तों इंप्रूवमेंट किया गया है। और ये जो आपका 10+2+3 का जो फॉर्मूला है ना, वो यहां से स्टार्ट हो गया था। यहां से इस पे काम स्टार्ट हो गया था, 10+2+3 वाला फॉर्मूला। ये किसके अंदर काम स्टार्ट हो गया था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन और सल्डर कमीशन के अंदर। तो आपको एक चीज कंफ्यूज करेगा कि इसका काम कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में। किसके अंडर में? सल्डर कमीशन के अंदर। उसको अप्रूवल कब किया था? कोठारी कमीशन और फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी की हम लोग बात करें 1968 की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर आपको ये कंफ्यूज करेगा, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इसके बाद आता है हमारा दोस्तों एजुकेशन अंडर, ठीक है। ये 1919 के अंदर आता है, जिसका दोस्तों मानना था कि हमारी जो एजुकेशन है, ठीक है, उस पर जो रोक लगी हुई है शिक्षा को लेके, जो इंक्रीज नहीं करने दे रहे, उसके लिए कमीशन आया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वुड दोबारा आता है और एबेट
एल्बर्ट रिपोर्ट। वुड एंड एल्बर्ट जो रिपोर्ट है भैया ये दोबारा आता है 1937 के अंदर। ये जो रिपोर्ट दोबारा आती है कब आती है? 1937 के अंदर। ये दो चीजें लाते हैं अपने साथ, CABE, ये क्या लाती है? CABE, सेंटर एडुकेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन लाते हैं। 1935 के अंदर एक बोर्ड बनाया जाता है जिसके अंदर सिस्टम ऑफ एजुकेशन पूरा आता है, जहां पर आपकी स्कूल्स, कॉलेज, ये सब कुछ आता है इसके अंदर। और यहां पर 1937 के अंदर टीचर्स के लिए दोस्तों ट्रेनिंग कॉलेज भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसको आज हम लोग BEd, MEd ये बोला जाता है। काफी लोग BEd करते हैं ना, वो यही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों टीचर को ये बताया जाता है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। यहाँ पर ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, टीचर हो गया, इनको ये चीजें यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। आपको ये भी याद रखना है CABE कब आया था? 1937 के अंदर। तो एक बार सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सब लोग कमेंट कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है भैया टारगेट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। दोस्तों ये कब आता है? 1944 में आता है, जिसको पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट भी बोला जाता है। भाई ये याद रख लेना कि पोस्ट वॉर एजुकेशन जो डेवलपमेंट है कब आया था? 1944 के अंदर। और ये भी किसके साथ वर्क करता है? CABE के साथ काम करता है, पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके अंदर प्री प्राइमरी एजुकेशन की भी बात होती है, जो आज हम लोग बोलते हैं ना LKG, UKG, प्री, तो ये बात होती है जहां पर 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। अब भाई देखो दोस्तों, कमेटी अलग होती है और कमीशन अलग होता है। कमेटी कब आई थी? 1945 में कमेटी आ गई थी और कमीशन आया था 1956 के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर कमेटी की शुरुआत होती है कब होती है? 1944 के अंदर, बट इसको जो अप्रूवल मिलता है 1945 के अंदर मिलता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। अब ये कमेटी है भैया, कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? ये कमेटी है। कमेटी आई थी 1945, कमीशन आया था 1956 के अंदर। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और 1944 के अंदर ही पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट आ गया था, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं भारत। अब ये तो कहानी थी भारत आजाद होने से पहले की कहानी है। अब हम लोग बात करेंगे भारत आजाद होने के बाद की कहानी, ठीक है। देखो दोस्तों, भारत आजाद होने के जस्ट बाद आती है आपकी राधा कृष्ण कमीशन। क्या आता है इसके जस्ट बाद? राधा कृष्ण कमीशन आता है 1948 के अंदर। क्या आता है? 1948 के अंदर राधा कृष्ण कमीशन आता है 1948 के अंदर, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी मानते हैं। जिसको हम लोग क्या मानते हैं? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसको माना जाता है 1948 के अंदर, जो दोस्तों भारत के एजुकेशन के बाद की फर्स्ट एजुकेशन कमीशन भी माना जाता है, जिसके अंदर प्री यूनिवर्सिटी का प्लान भी मेजर किया जाता है और ये सेंटर एजुकेशन को भी सपोर्ट करता है। समझ में आ गया। इसके बाद अगला आता है दोस्तों आपका मुरारी कमीशन, जिसका भी सेकंड नाम क्या था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। और ये कब आता है? 1952 के अंदर आता है, जो आपकी पैटर्न पे काम करता है। ये अलग अलग कोर्सेस लाता है, स्टूडेंट की लाइफ को चेंज करने की चीजें सारी बात होती है। ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा इसको फॉरवर्ड कर रहा हूं। एग्जाम फरवरी में ही है भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है कमेटी ऑन इमोशनल समिति 1961 के अंदर, डॉक्टर संपूर्ण आनंद के थ्रू ये दोस्तों चलाई जाती है, जहां पर क्या होता है दोस्तों कि एक पूरी प्रक्रिया होती है, स्कूल और कॉलेजों की ये प्रक्रिया होती है, अध्ययन करने की ये प्रक्रिया होती है। जो समिति है 1961 के अंदर बनाई जाती है संपूर्ण आनंद के द्वारा। अब संपूर्ण आनंद के द्वारा दोस्तों एक और चीज बनाई जाती है, वो होती है हमारी यूनिफॉर्म, क्योंकि यूपी के 2 बार CM भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है।
इसके बाद दोस्तों कोठारी एजुकेशन कमेटी आती है, 90 कमीशन आता है 1964 के अंदर, ठीक है, जो फर्स्ट एजुकेशन को पॉलिसी को बनाने में भी योगदान करता है, जिसको हम लोग नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी भाग लिया जाता है। और ये दोस्तों इसके अंदर क्या था कि जो आपकी 6% इनकम होगी हमारे एजुकेशन की, पूरी जो हमारा जो बजट होता है वो यहाँ पर होगा। और यहाँ पर 3 लैंग्वेज में बात की गई थी, एक तो मदर्स लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, वो आज भी होता है, ठीक है। अब कोठारी कमीशन ने किसकी शुरुआत करी थी भैया, नई एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अंदर। और कोठारी कमीशन के लिए 17 मेंबर की टीम बनी थी, जिसके अंदर 5 मेंबर बाहर के थे, आउट ऑफ इंडिया के। समझ में आ गया? यस। तो ये पूरा समय था, ये पूरा जो सारणी थी ये थी हमारी एजुकेशन की, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि सन कब आया था, ये क्या लाया था। देखो मामा आया, ठीक है, हम लोग ऐसे याद रख लो कि मामा आया, क्या लाया और कब आया। कोई भी हमारा मामा आता है तो हम लोग ये देखते हैं कि मामा कब आने वाला है, भाई 5 को आएगा, पर क्या लाएगा मामा, मामा आपके लिए केले लाएगा। तो ये चीज हमको याद होनी चाहिए। एग्जामिनर ये पूछेगा भाई कि कब आया, क्या लाया और किसके साथ क्या लाया, ठीक है, काम खत्म, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछता है एग्जामिनर, ठीक है भाई। कोठारी आयोग मैंने करवा दिया है, ठीक है, ये सब पुरानी चीजें हैं। लास्ट क्लास इसमें मैंने पूरा करवा दिया भारत आजाद होने से पहले, ठीक है। अब इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। अब हमारी 2 दिन और क्लास है, फिर 3 को 4 को, और आपको 5 6 से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा गाइस। और जिनको भी क्लासेस नहीं मिलती है तो भैया प्लेलिस्ट में आ जाएगा, फिलर फॉर्म सर्च करो यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में आओ, यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी क्वेरी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। वहीं आपका जो क्रैश कोर्स है भाई वो 6 तारीख से स्टार्ट होगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये कल से प्री ओपनिंग हो रही है, जिसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट करिए हो तो वो मुझे कर देना। और एग्जाम भी आप फरवरी में ही होगा, आप फाइल मत फैलाओ, फरवरी में ही आपका एग्जाम होगा, फरवरी महीने में कुछ ही दिनों में आपकी एग्जाम सीट आ जाएगी। तो देखो इन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना, एग्जाम कब होगा, एग्जाम नहीं होगा, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। आपका काम है पढ़ने का, तो अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा एग्जाम जब होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, प्लीज पढ़ो। कोई डाउट फिर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।